जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का क्वेश्चन एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी इन आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर से भी लिया गया है, जो कि 25 नंबर का पूछता है। जो जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एमटीएस जो आने वाले एग्ज़ाम है, 30 तारीख से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट GFF कहाँ आयोजित किया गया? तो आइए इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन इस तरह से आपको विकल्प दिए रहेंगे एग्जाम में भी, और इसी चार ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, है ना। तो आइए इसको देखते हैं हम उत्तर। देखिए, सही उत्तर होगा इसका मुंबई। GFF 2024 जो है, सो मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को क्या किया था, इन्होंने संबोधित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। GFF को दुनिया भर में फिनटेक स्टार्टअप्स, निवेशक, विशेषज्ञों, बैंकरों, नियामकों की दुनिया की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। तो इस तरह से GFF के बारे में आपकी संपूर्ण जानकारी हुई, है ना। तो आइए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों के परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट नमन, है ना। तो आइए हम थोड़ा सा इसको पेन ले लेते हैं। इसमें प्रोजेक्ट नमन के बारे में आपका चार ऑप्शन इसमें भी है। तो किसमें प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी में है भारतीय सेना, ऑप्शन सी में भारतीय नौसेना और ऑप्शन डी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना। प्रोजेक्ट नमन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए इसको हम जानते हैं विस्तार से। देखिए, इसका उत्तर होगा भारतीय सेना। प्रोजेक्ट नमन किसका है? तो प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के लिए है ना। अब देखिए यहाँ पे कहता है, भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया। क्यों किया गया है? प्रोजेक्ट नमन का पीछे उद्देश्य है कि भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। और भारतीय सेना CSE गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्वागत और सुविधा केंद्र स्थापित किए हुए थे। ये केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बंगलौर जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए थे। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VL अक्सर दिग्गज FDFC बैंक के वित्तीय समर्थन से इस केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नमन के बारे में जाने। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता क्या है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लाया है। ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात और ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगर पता है आपको तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसको आप लिखें, ठीक है। इसका उत्तर हम जानते हैं विस्तार से। इसका उत्तर केरल होगा, है ना। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी हॉलीडे हिस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। जुलाई 2023 में शुरू किए गए इस अभियान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, है ना, व्हाट्सएप चैटबॉट माया पर बोली लगाने के खेल का इस्तेमाल किया गया। ये इस तरह के नियम इसमें है। केरल के प्रमुख स्थलों को कम कीमत पर देखने के लिए पूरे भारत यात्रियों द्वारा 80,000 से अधिक बोलियां लगाई गई। इस अभियान ने 45 मिलियन से अधिक इम्प्रेशन और 13 मिलियन से अधिक वीडियो व्यू उत्पन्न किए। कुछ प्रतिभागियों ने केवल 5 रुपये में 30,000 मूल्य के टूर पैकेज जीते हैं। केरल पर्यटन को 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में यह पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से हो गया आपका
है ना, पूर्ण विस्तार जानकारी। अब आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए आपका होगा टेबल टेनिस, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी निशानेबाजी और ऑप्शन डी कुश्ती। तो मोना अग्रवाल हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, तो इसको हम विस्तार से जानते हैं। देखिए इसका है आपका शूटिंग। मोना अग्रवाल शूटिंग में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। मोना अग्रवाल पैराशूटिंग में एक प्रसिद्ध हस्ती बन गई। उन्होंने 2024 पैरालंपिक में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में कांस्य पदक जीता। 8 नवंबर 1987 को राजस्थान के सीकर में जन्मी थी। उन्हें शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 9 महीने की उम्र में पोलियो हो गया था, जिससे उनके निचले अंग प्रभावित हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, कला में डिग्री हासिल की और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। और 23 साल की उम्र में मोना ने स्वतंत्र रूप से रहना चुना। HR और मार्केटिंग भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2016 में उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की ओर रुख किया। राज्य की पहली थ्रो स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक जीते। तो यह है मोना अग्रवाल की कहानी। उन्होंने 2024 में पैरालंपिक में शूटिंग के दौरान उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये रही। आप आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। पूर्ण विस्तार आपका ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। 30 अगस्त, 31 अगस्त, सी में है 1 सितंबर और डी में है 2 सितंबर। चलिए यहाँ पे अगर पता होगा इन सारी चीज़ों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर नहीं तो मैं इसको पूर्ण विस्तार से बताता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे आखिर 30 अगस्त इसका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है और फिल्टर फीडिंग शार्क प्रजाति है। वे भूमध्य सागर को छोड़कर दुनिया भर में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। व्हेल शार्क का ऊपरी हिस्सा गहरे भूरे रंग का होता है, जिस पर हल्के धब्बे और धारियां होती है जो छलावरण प्रदान करती है। और सिर के सामने एक मुंह होता है, वो फिल्टर फीडर है जो अपने गलफड़ों के माध्यम से प्रति घंटे 6000 लीटर से अधिक पानी संसाधित करते हैं। उनके आहार में प्लवक, छोटी मछलियाँ और सार्डिन, एंकोवी और स्क्विड जैसे मोलस्क शामिल है। IUCN व्हेल शार्क को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत करता है। तो इस तरह से हुई आपकी इसके आंसर विस्तार से भी लाए हैं, है ना। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। आइए अब छठा क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता हाल ही में, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन जो लाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर्स जो पूछता है क्वेश्चन SSC MTS में, उसकी दृष्टि से मैंने चुन करके इसको लाया हूँ। तो हाल ही में समाचारों में रहा नाज़का रिज किस महासागर में स्थित है। एक पनडुब्बी रिज है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप। हिंद महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। आइए हम इसको उत्तर जानेंगे अगले पेज पे। देखिए इसका उत्तर है क्या, प्रशांत महासागर। नाज़का रिज किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर। समुद्र वैज्ञानिकों ने चिली के तट से 900 मील दूर नाज़का रिज पर एक नया समुद्री पर्वत पाया। नाज़का रिज दक्षिण अमेरिका के पास दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में एक पनडुब्बी रिज है। यह लगभग 1100 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई अलग अलग है। यह रिज पेरू के पास नाज़का प्लेट से शुरू होती है और दक्षिण पश्चिम में ईस्ट द्वीप पर चिली की ओर फैली हुई है। यह पृथ्वी मेंटल में एक हॉटस्पॉट से ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाई गई थी। रिज में सामान्य रूप से मोटी बेल्साटिक समुद्री परत होती है। यह टेक्टोनिक्स के रूप में सक्रिय है जो पेरू चिली ट्रेंच में दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे डूब रही है। तो इस तरह से इसकी जानकारी हुई, है ना, नाज़का रिज के बारे में। आप आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाल ही में खबरों में रहा वधवन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा वधवन बंदरगाह
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, और ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। आइए इसके बारे में भी हम जानेंगे विस्तार से। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, वर्धमान बंदरगाह महाराष्ट्र। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में खबर में रहा वर्धमान बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वर्धमान बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। वर्धमान बंदरगाह 23.2 मिलियन TU की हैंडलिंग क्षमता के साथ दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के दहानू शहर के पास स्थित यह बंदरगाह भारत के सबसे गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग में से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचों से लैस इसमें गहरे बर्थ और कुशल कार्गो हैंडलिंग की सुविधा होगी। यह परियोजना महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करेगी, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा भी देगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को समर्थन देगी। यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए सतत विकास पर जोर देती है। यह एक बार चालू होने के बाद बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और इसकी वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करेगा। तो इसकी हुई खासियत, इसका यह उद्देश्य हुआ बनाने के पीछे, है ना। वर्धमान बंदरगाह कहाँ है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से लाया गया क्वेश्चन है। हाल ही में गुजरात के कच्छ तट पर बने चक्रवात का नाम क्या है? यहाँ गुजरात के एक तट पे चक्रवात आई थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार, चक्रवात गुलाबी, चक्रवात जवार, चक्रवात असना और चक्रवात सतरंग। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। गुजरात के कच्छ के तट पर कौन सी चक्रवात आया था, जिसका नाम क्या था? चक्रवात असना। चक्रवात असना गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में गहरे अवसाद से बना है और अरब सागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने वाला है। गर्म समुद्री जल पर बनने वाले सामान्य चक्रवातों की विपरीत असना गुजरात में भूमि पर विकसित हुआ। ऐतिहासिक रूप से चक्रवात मुख्य भूमि भारत में असंगत 1976, 1964 और 1944 में केवल 3 बार उत्पन्न हुए और अरब सागर में जाने पर मजबूत हुए। संभावित कारणों से असामान्य मानसून हवाएं, अरब सागर में नमी, मिट्टी की नमी, हिंद महासागर का गर्म होना इत्यादि शामिल इसमें है ना। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवंबर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिहार, है ना। आने वाला जो है ये नवंबर 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। अब आगे चलते हैं, इसका हम विस्तार से जानते हैं। इसका उत्तर है बिहार, है ना। तो बिहार में महिला चैंपियंस ट्रॉफी, एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिसमें 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो 11 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। देख लीजिए एक बार इसको आप, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बिहार के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, कोरिया सहित शीर्ष एशियाई टीमें प्रतिस्पर्धा करेगी। यह आयोजन हॉकी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए बिहार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टेडियम का उद्घाटन और स्थानीय नेताओं का समर्थन वैश्विक आयोजन के लिए बिहार की तत्परता को दर्शाता है। दी हुई आपकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो बिहार में नवंबर में आयोजित होने वाली है। 10वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई कुटील योजना शुरू की गई? ऑप्शन देख लीजिए एक बार, पुडुचेरी, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मिजोरम। आइए इसको हम विस्तार से हम जानते हैं आगे। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर होगा पुडुचेरी। जानते हैं इसके बारे में हम। सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी ईसाई कुटील योजना की शुरू की गई।
भारतीय विश्वविद्यालय इस पहल का समर्थन करता है। चिन्नाथा सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक संगीत झोपड़ी स्थापित की जा रही है। संगीत की कक्षाएं सप्ताह में 2 बार 2 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। यह योजना विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। यह प्रयास कला और संस्कृति के माध्यम से छात्रों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए पुडुचेरी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए, ये कहानी रही इसकी। अब आगे चलते हैं। चलिए आते हैं हम इस तरह से अगला क्वेश्चन पर। देखिए, कहता है निषाद कुमार ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता। ओलंपिक से भी क्वेश्चन बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एमटीएस में। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऊंची कूद, ऑप्शन बी निशानेबाजी, और ऑप्शन सी कुश्ती, और ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसके बारे में हम जानेंगे आगे विस्तार से। उत्तर में देखिए, इसका उत्तर क्या कहता है, ऊंची कूद में उन्होंने जीता था। निषाद कुमार ने 2 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की T47 हाई जंप में रजत पदक जीता है ना। ये भी क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने पैरालंपिक पुरुष T20 हाई जंप में किस खेल में जीता था। तो हाई जंप में जीता था। उन्होंने 2.04 मीटर की सीजन बेस्ट जंप हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उसका दूसरा रजत पदक था। उन्होंने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के टाउनसेंड रॉबर्ट्स ने 2.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। रूस के जॉर्जी मार्गियव ने कांस्य पदक हासिल किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में समाचारों में आई मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए, इसका उत्तर है कृष्णा नदी। कौन सी नदी की। तो मूसी नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी। आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC ने भारी बारिश के कारण मूसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहती है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस नदी को ऐतिहासिक रूप से मुचुकुंडा नदी के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद इसके किनारे बसा है। यदि नदी शहर के पुराने और नए हिस्सों को विभाजित करती है। मूसी नदी विकाराबाद के पास अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो कृष्णा नदी से मिलने से पहले लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मूसी नदी पर 2 बांध हैं, हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध बनाए गए हैं मूसी नदी पर। कौन से है, यहाँ से भी क्वेश्चन, मूसी नदी पर हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध। करंट अफेयर्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस जापानी एनिमेटर को 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखिए, गोरो फुजिता, ऑप्शन बी हिरोयुकी इमेसी, ऑप्शन सी हायाओ मियाजाकी, ऑप्शन डी कोजी नानके। चलिए, इसका उत्तर जानेंगे हम। देखिए, हायाओ मियाजाकी, ये जापानी निर्देशक हायाओ मियाजाकी ने हाल ही में एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो परिवर्तनकारी नेतृत्व और भावना को मान्यता देता है। विजेताओं को रेमन मैगसेसे की प्रोफाइल के साथ एक प्रमाण पत्र को पदक मिलता है। 1958 से 2008 तक यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया गया। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता और रचनात्मक कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरता हुआ नेतृत्व। पुरस्कार समारोह हर 31 अगस्त को मनीला, फिलीपींस में राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसका नाम पर पुरस्कार रखा गया है ना, रेमन मैगसेसे। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्वतंत्र मंत्रालय ने चीन से आयातित एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने चीन से आयातित एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की। ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय,
ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका उत्तर जानेंगे हम। कहता है इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चीन से आयातित एल्युमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। एंटी डंपिंग ड्यूटी उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर विदेशी आयात पर लगाया जाने वाला शुल्क है। डंपिंग तब होती है जब किसी उत्पाद को उसके घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमत पर निर्यात किया जाता है। यह शुल्क निर्यात या अन्य समान बाजारों की आयात मूल्य और बाजारों के मूल्य के बीच अंतर से मेल खाता है ना। इस उद्देश्य को स्थानीय व्यवसायों को विदेशी आयातों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको कहते हैं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एंटी डंपिंग उपायों की अनुमति देता है। कानूनी कार्रवाई के लिए घरेलू उद्योगों वास्तविक नुकसान के सबूत आवश्यकता होती है ना। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आयात पर प्रतिबंध लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में समाचारों में रही उरी 2 जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी तवी नदी। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। झेलम नदी है ना। किस नदी? झेलम नदी। क्या था हमारा उत्तर? प्रश्न हाल ही में समाचारों में रहा उरी 2 जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? तो यह है रावी नदी पर, झेलम नदी पे। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EAC ने उरी 1 जल विद्युत परियोजना के चरण 2 के लिए पर्यावरण मंजूरी इसी देने को स्थगित कर दिया। उरी 1 जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में बारामूला जिले के उरी शहर में झेलम नदी पर स्थित है। यह भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC के करीब 1997 में चालू की गई। इस परियोजना को स्थापित क्षमता 480 मेगावाट संयंत्र केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड NHPC द्वारा संचालित है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 120 मेगावाट है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको IPPB कहते हैं, जिसने हाल ही में अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया, किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय। आइए इसका उत्तर भी हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए इसको भी। देखिए कहता है संचार मंत्रालय। उत्तर में आपका होगा संचार मंत्रालय। नोट कीजिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने हाल ही में अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। IPPB स्थापना डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत की गई थी, जिसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका उद्देश्य भारत के हर घर को कुशल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाना है। IPPB देश में लगभग 1,61,000 से अधिक डाकघरों के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाता है। दी जाने वाली सेवाओं में बचत और चालू खाते, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल, उपयोगिता भुगतान और ऋण, बीमा जैसे तीसरे पक्ष के उत्पादकों तक पहुंच शामिल है ना। IPPB। आइए इसके बारे में हम और अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITF के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया? ऑप्शन देखिएगा, युकी भांबरी, ऑप्शन बी अशोक अमृतराज, ऑप्शन सी शरथ कमल और ऑप्शन डी सुमित नागल, है ना। इसको देखिए हम। कहता हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया? इसके उत्तर को हम विशेष रूप से जानते हैं शरथ कमल, है ना। उसका सही उत्तर होगा आपका शरथ कमल। शरथ कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अल्टीमेटम टेबल टेनिस UTT सीजन 5 की 11वें दिन यह घोषणा की गई कि शरथ को नवंबर 2022 में ITTF एथलीट आयोग के लिए चुना गया था। वह विकास के लिए टेबल टेनिस को बढ़ावा देंगे, खास करके वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच। उसके पास कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में टेबल टेनिस के लिए सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है, जिससे 2022
बर्मिंघम गेम्स में 3 स्वर्ण सहित 13 पदक शामिल है। तो इस तरह से है शरत कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेनाध्यक्ष का पदभार संभाला, है ना। इसका ऑप्शन देखिएगा, ए में है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, ऑप्शन डी एयर मार्शल तेजिंदर सिंह और ऑप्शन डी एयर मार्शल अर्जुन सिंह है। अर्जन सिंह लिखा गया, टाइपिंग में मिस्टेक। आगे चलते हैं, इसका उत्तर हम जानेंगे। अगर किसी को पता हो किन्हीं को तो कमेंट बॉक्स में इनको छापेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम देखते हैं इसका विशेष उत्तर क्या है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, है ना। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने। अपना नया पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 13 जून 1987 को IAF फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे और वे 4500 से अधिक उड़ान घंटों के साथ श्रेणी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज का अध्ययन किया। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक फाइटर बेस की कमान संभाली भी है और जम्मू कश्मीर में एयर ऑफिसर कमांडिंग रहे भी हैं। उन्होंने 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक भी उनको मिला है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, है ना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में ही हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना का अध्यक्ष पदभार संभाला है, तो उनका नाम है तेजिंदर सिंह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन देखिएगा, बैडमिंटन, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी और ऑप्शन डी टेनिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो MTS के एग्ज़ाम जो 30 तारीख से जो होने वाली है, 30 सितंबर से जो होने वाली है, 14 नवंबर तक की एग्ज़ाम चलेगी। वो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में दिखाया गया, जो इस वीडियो में बताया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इसका उत्तर हम जानेंगे अगले पेज पे। देखिए बैडमिंटन के लिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, है ना। तो बैडमिंटन में उन्होंने जीता था। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में हो रहा है। 29 वर्षीय और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीतीश ने एक करीबी मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। नीतीश ने 2009 में एक ट्रेन दुर्घटना से अपना पैर खो दिया था और SL3 वर्ग में बैडमिंटन खेलने के लिए प्रमोद भगत से प्रेरित हुए थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इस चीज़ को भी छापिएगा दिमाग में, और आने वाले एग्जामों में भी आपको छापना है ना। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 और आखिरी, आज का आखिरी सवाल, है ना। हाल ही में समाचारों में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। डुरंड बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। आपको इसके बारे में हमको लगभग लगता है कि सभी को पता होना चाहिए। इसको उत्तर जानेंगे हम। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है ना। डुरंड जो कप होती है से फुटबॉल से है। अब आगे चलते हैं, इसको देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहन बगान, है ना, मोहन बगान सुपर जायंट को पेनल्टी शूटआउट 3-4 से हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता। फाइनल 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में हुआ 133वां डुरंड कप। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलांग में खेला गया। 17 डुरंड कप जीत के साथ मोहन बगान अपना खिताब नहीं बचा सका। मोहन बगान ने पहले हाफ में 2 गोल करके बढ़त बनाई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के दूसरे हाफ में 2 गोल करके बराबरी कर ली। पेनल्टी शूटआउट में
NEUFC के गोलकीपर गुरमीत सिंह ने जीत के लिए 2 महत्वपूर्ण बचाव किए, है ना। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो इसी तरह से आप देखेंगे, इसको दिमाग में इसको आप नोट कर लेंगे लिए होंगे और आने वाले एग्जामों में आप उसको छाप देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से मैंने इस वीडियो में लाया था, और इसी तरह से वीडियो और आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।